संदीप तामगाड़गे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो नागालैंड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। बचपन से ही सैनिक स्कूल में पढ़ने के कारण अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नागालैंड में उन्होंने अपने कैबिन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई। नागालैंड के लोगों को अम्बेडकरवाद से अवगत कराने के लिए वो निरंतर प्रयासरत है। हमेशा सच कहते हैं, निडर और बेखौफ होकर। आईपीएस होने के बावजूद भी उनका मन काफी संवेदनशील है। किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ सर्विस में रहते हुए भी वो आवाज बुलंद करते हैं। सीबीआई में रहते हुए उन्होंने सच्चाई और पारदर्शी भूमिका का निर्वहन किया। अपने माता पिता से उन्हें काफी लगाव है। पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से कई अनाथ बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी। कई युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा अन्य स्किल्स के बारे में निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि वे गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक सर्वेंट है। प्रबुद्ध भारत की संकल्पना से भारत का उत्थान होगा, ऐसी उनकी मान्यता है। आवाज़ विशेष में आपका स्वागत है। हमारे साथ सीनियर आईपीएस ऑफिसर और फिलहाल में नागालैंड में पोस्टेड है एडिशनल डीजी के तौर पर संदीप तामगाड़गे सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस हमारे विशेष संवाद में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आईपीएस हैं, आप कमिटेड हैं, आप संवेदनशील भी हैं, आपके मन में काफ़ी करुणा भी है। जब भी मैं देखता हूँ, आपके पोस्ट पढ़ता हूँ या आपके बारे में समझता हूँ, सुनता हूँ, तो देखता हूँ कि आप अपने माता पिता के प्रति काफ़ी कमिटेड हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कमिटमेंट आपके मन में कैसे आया और ये आईपीएस बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? धन्यवाद अमन जी। सबसे पहले तो आपको और आवाज़ इंडिया की सारी टीम को और आवाज़ इंडिया के जितने भी दर्शक वर्ग हैं उन सबको सप्रेम जय भीम। आपने जो सवाल पूछा है कि माता पिता के लिए प्रेम और निष्ठा, और दूसरा सवाल था कि आईपीएस की जो अब तक की सफ़र रहा है। देखिए, मुझे लगता है हम सब लोग आज दुनिया में लाइफ में जो भी कुछ हैं उसमें बहुत हद तक माता पिता का सहयोग होता है और लगभग गाइडेंस होता है। सारी चीज़ें माता पिता से ही होती है। हमारे माता पिता लाइफ में हमारे पहले गुरु होते हैं। बाद में हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो दुनियादारी के एक्सपीरियंस होते हैं हमें सिखाते रहते हैं। बट जो हम सब लोग जो पहले हमें शिक्षा मिलती है पेरेंट्स से मिलती है। अब मेरे लिए मैं ये कहूँगा कि चूँकि मैं बचपन में हर समय माता पिता से अलग रहा हूँ, सैनिक स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, तो एक शायद वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि पेरेंट्स के लिए, इसलिए वो भी हो सकता है। बट हाँ, आई एम अटैच टू माई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी नहीं रहे, मार्च 2015 में उनका देहांत हो गया। बट वो एक अटैचमेंट है। आईपीएस का आपने सफ़र पूछा है। 2001 में मैं आईपीएस में ज्वाइन हुआ था। एज एन आईपीएस ऑफिसर नागालैंड काडर में मुझे मिला था। उसके पहले 3 साल मैं सीबीआई में था, डीएसपी। 2001 से लेकर अब तक 2020 लगभग 19 साल के आईपीएस के सफ़र में 4 साल मैं सीबीआई में डिप्यूटेशन पे था, जिस दौरान बम्बई और नागपुर में था। ये 4 साल अगर आपने छोड़ दिए तो 15 साल लगभग मैं नागालैंड में हूँ। और अब तक का सफ़र मैं डेफिनेटली कहूँगा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहा है, बहुत ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है आई शुड बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट आईपीएस पर्सन टू बी अराउंड। ग्रेट। मुझे जानना था कि आईपीएस बनने का इंस्पिरेशन कैसे आया आपको? अमन जी, सिविल सर्विसेज में ज्वाइन होने का एम तो मैं क्लास 12th के बाद ही था मेरा। चूँकि सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था तो 11th 12th एनडीए के लिए पढ़ाई की थी। एनडीए में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो फिर मैंने सोचा कि अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो ही गया तो इसी को मैं सिविल सर्विस में कंटिन्यू करता हूँ। तो ग्रेजुएशन के पूरे 3 साल के दौरान, मैं ग्रेजुएशन इस्लाम कॉलेज से किया हूँ, उन 3 साल के दौरान मैंने कंटिन्यू रखा उसी पढ़ाई को। और ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर पब्लिक सर्विस करनी है तो ऐसी पब्लिक सर्विस करें जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों तक पहुँचाया जाए। और उस दौरान और शायद आज भी जो सिविल सर्विसेज के चलते जो लोग सिलेक्ट होते हैं आईएएस, आईपीएस और दूसरी नौकरियों में, मुझे लगता है वो एक ऐसी पोजीशंस पे जाते हैं जहाँ पे आप अपने एफर्ट्स के चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन था जिसके चलते
मुझे आईपीएस यानी सिविल सर्विस में सेलेक्ट होना था। कोशिश तो थी आईएएस होने की, पर आईपीएस मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आईपीएस बनने के बाद में आपने अपना जो रुख था विशेषता यूथ्स के लिए ज़्यादा रखा। आपने एक कंसेप्ट भी शुरू की, नागपुर विदर्भा में अभ्यासिका की कंसेप्ट शुरू की। तो ये पे बैक टू सोसाइटी करना ही था, ये सोच के किया था, या फिर पहले से ऐसा कुछ अपने मन में था कि जैसा हम लोग आगे बढ़े तो अपने बच्चे भी आगे बढ़ने चाहिए सोसाइटी के? अमन जी, मैं जैसे मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो ज़्यादातर मेरे संगोपन जो भी मेरा बढ़ना हुआ है, लालन पालन हुआ है, डैड के साथ रहा है जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने समाज से, अम्बेडकराइट समाज से दूर रहा हूँ। आर्मी का कल्चर अलग होता है, बड़ा सेकुलर टाइप का कल्चर होता है। उसके बाद सैनिक स्कूल में भी मैं लगभग 6ठी से 12वीं तक था। सैनिक स्कूल में भी चूँकि आर्मी ऑपरेट करती है तो वहाँ पे भी एक अलग सा था। उसके बाद यहाँ आके पढ़ाई की हिस्लप कॉलेज में 3 साल। हिस्लप कॉलेज भी बाय एंड लार्ज कॉस्मोपॉलिटन टाइप से कॉलेज है। तो नौकरी लगने तक और नौकरी लगने के बाद भी नागालैंड चला गया। नागालैंड अपने आप में एक पूरा अलग सोशियो कल्चरल एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा कोई बहुत क्लोजली इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं था। ऐसा ये नहीं था कि मुझे ये नहीं पता था कि समाज के हालात क्या है, समाज के सामने जो चुनौतियां है वो, ऐसा नहीं था कि नहीं पता था। शायद एक सुप्त इच्छा हर समय थी कि जहाँ मौका मिले कुछ ना कुछ आप मदद करें लोगों को। हाँ, एक बात डेफिनेटली थी शुरू से कि इस बात की समझ थी कि अगर लाइफ में मैं कुछ भी बन रहा हूँ तो वो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाया है उसी के चलते मैं लाइफ में कुछ बन पा रहा हूँ। फिर वो मेरी स्कूली पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, या उसके बाद नौकरियाँ भी हो। और चूँकि अगर मैं इन प्रोविजंस का, इन सुविधाओं का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये था कि एक समाज की कोई और किसी व्यक्ति की मैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ, तो ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं अपने नौकरी से, पब्लिक सर्विस से और अपनी फैमिली से बाहर जाते हुए देखकर जितना हो सके मदद किया जाए। 2012 में जब मैं यहाँ पे एज एसपी सीबीआई पोस्टेड था, और जब यहाँ पे चूँकि मेरा घर है, मेरे पहचान वाले लोग हैं और सिमिलर माइंडेड, सिमिलर थॉट वाले लोग मुलाकात करते गए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे जाने की कोशिश की कि यूथ्स को एंगेज करना है, क्योंकि मैं मानता हूँ यूथ्स को एंगेज करना अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है आज की तारीख में। और एज अ पब्लिक सर्वेंट मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उसे कंस्ट्रक्टिव वे में यूथ्स को एंगेज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में किया जाए, ये एक थॉट प्रोसेस था जी। ओके। फिर आपने जैसा मैंने देखा है कि एक आपने प्रोग्राम भी किया था नागपुर में जिसमें रवीश कुमार आए थे, और आपने आपके फादर के नाम से कुछ स्कॉलरशिप्स भी दिए थे। तो ये क्या निरंतर होता है? किस तरह से आप एक्टिविटी करते हैं? हाँ, पिताजी के नाम से, मेरे डैड के नाम से, स्मृतिशीष मधुकर राव तामगढ़ के इनके नाम से एक ट्रस्ट की हमने स्थापना की हुई है। वो कब की है आपने स्थापना? लगभग पिछले, मेरे पिताजी का देहांत मार्च 2015 में हुआ है। उसके बाद से उनके नाम से, उनकी स्मृति के नाम से काम तो चल रहा था, जिसमें आप अभ्यासिका की बात कर सकते हैं। उनके मेरे पिताजी के नाम से एक हमने मानेवाड़ी रोड पे ओंकार कॉलोनी में एक बड़ा सेंटर भी बनाया है, प्रेरणा प्रबोधिनी के नाम से। और एक 2016 में लगभग एक, इन सब के अलावा 2016 में एक और नया एक उपक्रम स्टार्ट करने की बात और मोटिवेशन ये था कि जो हमारी अनाथ बच्चियां हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको सरकार ने हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो सरकार प्रायोजित प्रोग्राम्स होते हैं वो लास्ट तक पहुंची जाए। बट फिर लगा कि कम से कम हमने भी कुछ कोशिश करना है, और उस मोटिवेशन से प्रेरित होकर फिर ये बात शुरू हुई कि भाई जो अनाथ बच्चियां हैं और जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है या देखने वाले नहीं हैं, तो हम बच्चियों को, ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करके एक मिनिमम कुछ उन्हें स्कॉलरशिप के तौर पे पैसा मुहैया किया जाए, जिससे कम से कम स्कूल में जो किताबें लगती हैं, जो यूनिफॉर्म है लगती हैं, वो सब स्टार्ट किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो ये स्टार्ट हुआ था, हमने 2016 में लगभग 50 बच्चियों को स्कॉलरशिप दी थी। उसके बाद अब लगभग पिछले 4 साल से लगातार जारी है। पिछले साल हमने लगभग 100 बच्चियों को सिलेक्ट किया विदर्भ और बाकी इलाकों से।
तो उम्मीद तो है कि इसे हम जारी रखें। जैसा कि आप स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, आप अभ्यासिका के माध्यम से IAS IPS या फिर स्टाफ सिलेक्शन के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन करते हैं, तो अब तक रिजल्ट कैसा है बच्चों का और किस तरह से आप अपना समय देते हैं उनके लिए? समय का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मेरी नौकरी फ़िलहाल नागालैंड में है और नागपुर में आने में एक प्रॉब्लम रहता है, आने जाने में भी बड़ा समय लगता है। तो कोशिश तो ये है कि यहाँ पे एक बढ़िया टीम बना रखी है, जो अपने आप में मोटिवेटेड टीम्स हैं और वो लोगों से सतत निरंतर तौर पे कांटेक्ट में रहते हैं। जहाँ जब नागपुर में आ जाता हूँ लगभग सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मुलाकातें चली जाती है। और नागालैंड में भी रहते हुए आजकल मुझे लगता है इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गए हैं, इतने ज़्यादा IT बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिससे आप कंटिन्यूसली टच में रह सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक बार जहाँ आपने अच्छी टीम बना ली, सेल्फ मोटिवेटेड टीम बना ली, वो टीम्स फिर आपका आधे से ज़्यादा काम करते रहते हैं। तो फिलहाल तो कोशिश वही चल रही है। जी, एक बात और थी कि जैसा कि हम देखते हैं कि जिस तरह की घटनाएं समाज में घटती है, मैंने एक देखा कि हाथरस की घटना पे आपका संवेदनशील मन काफ़ी सामने आया। आपने एक TV डिबेट में भी शायद पार्टिसिपेट हुए थे, आपने कुछ लिखा भी था। तो बीइंग IPS आपके रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके बाद भी आप इस तरह से किस तरह से अपने मन को संवेदनशील रखते हुए सामने आते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं? ये मुझे लगता है ये सवाल मुझे और कई लोगों ने भी पूछा है, मैं वही जवाब दूंगा जो मैंने बाकी लोगों को कहा है। देखिए, जो हाथरस वाली घटना हुई थी और उसके बाद में फ़िलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए उस घटना के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने उसके बारे में नहीं? हाँ, मैंने एक उस घटना से प्रेरित होकर मैंने मेरे फेसबुक पेज पे, फेसबुक अकाउंट पे मैंने कुछ सवालात उठाए थे और सवालात उठाए थे मैंने अपने ही जो समकक्ष अधिकारी हैं, IAS IPS हैं, जिन्हें प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है संविधान के थ्रू, और उनसे जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपना दायित्व, संवैधानिक दायित्व पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से निभाएंगे, ये उम्मीद की जाती है। तो उस घटना के बैकग्राउंड में कुछ सवालात मैंने उठाए थे मेरे फेसबुक पोस्ट पे, और जो फिर आपने एक NDTV ने उस फेसबुक पोस्ट को उठाया और उसे लेकर शायद उन्होंने कुछ डिबेट वगैरह कराया। पर मेरा ये मानना है अमन जी कि जस्ट बिकॉज आप सरकारी नौकरी में हैं, और हाँ, कंडक्ट रूल्स होते हैं, हम सबको कंडक्ट रूल्स होते हैं, कंडक्ट रूल्स सही तरीके से बनाए गए हैं, उसका जो विचार है वो भी सही है कि आपने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में द्वेष निर्माण हो या सरकार को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, वो सारी बातें हैं। पर उसके साथ में ये भी बात है कि आप समाज में जो चीज़ें गलत हो रही है आप उसमें बिल्कुल ही ना बोलें, ये भी मुझे नहीं लगता है कि अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट होते हुए पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहना चाहिए हर समय। जो सवालात मैंने उठाए थे अमन जी उस पोस्ट में, बाद में जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने भी उन्हीं सवालात को लेकर कमेंट्स दिए थे। तो मुझे लगता है कोई भी संवेदनशील आदमी, वो अधिकारी हो या अधिकारी ना हो, उसमें अधिकारी ना अधिकारी होने की बात नहीं है। मुझे लगता है ये बेसिक सवालात हर कोई पूछेगा और पूछना भी चाहिए। उसको हमने इस नज़रिए से ना देखें कि हम उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति उस हिसाब से देख रहा है तो शायद कहीं ना कहीं वो गिल्टी कॉन्शियसनेस उन्हीं के दिमाग में है कि ये सवालात क्यों पूछे गए हैं। जैसा कि वो बात निकली हाथरस से, तो जैसा भारत में कास्टिज्म का एक बहुत बड़ा इशू है और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने पूरी हयात में जो अनटचेबल्स लोग थे उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास किए, देश को एक संविधान दिया, सबको समान दर्जा, समान अधिकार दिए। आप नागालैंड में पोस्टेड है, तो नागालैंड शायद थोड़ा सा जो है उससे कास्ट का इशू वहाँ पर भी है, या फिर आपको यहाँ आने के बाद ही ऐसा लगता है कि कास्ट इशू यहीं पर है? नागालैंड में फॉर्चुनेटली कास्ट सिस्टम नहीं है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ। आई फील वेरी लकी कि मैं ऐसे स्टेट में और ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ जहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है। ये क्या कारण हो सकता है वहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं पहुँच? नहीं, वो हिस्टोरिकली वहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं रही है, ट्राइबल्स रहे हैं।
और जो नागा ट्राइब्स है नागालैंड में हर समय इंडिपेंडेंट रही है। इंडिपेंडेंट इन टर्म्स कि उनके ऊपर किसी का शासन नहीं रहा है एज सच। जो जब ब्रिटिश कालीन इंडिया में भी ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसी थी उनको उन्होंने छोड़ रखा था कि आप अपने ट्रेडिशंस कल्चर्स के हिसाब से खुद का सेल्फ गवर्नेंस कीजिए, कुछ लादने की कोशिश नहीं की गई थी। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद भी जब नागालैंड राज्य स्थापित हुआ उसको एक अलग दर्जा गया, आर्टिकल 371 का दर्जा दिया गया। पर जो सोशल स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम कभी नहीं रही है। वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स है। नागा जो एक बड़ा एक अपना आप ग्रुप है, उनके भीतर अलग अलग ट्राइब्स हैं, मेजर ट्राइब्स है, माइनर ट्राइब्स हैं, उनके अपने अलग कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से होमोजेनियस सोसाइटी है, वहाँ पे भी अलग अलग ट्राइब्स हैं। बट जो वर्ण व्यवस्था की जो यहाँ पे हम बाकी हिंदुस्तान में हम जब देखते हैं एक हायरार्की बनी हुई है, वो हायरार्की वहाँ नहीं है। अलग होना और हायरार्की होना ये दो अलग चीज़ें हैं। डिफरेंट होना अलग है कि जैसे नागाज में भी अंगामी नागा अलग हैं, आओ नागा अलग है, सेमा नागा अलग हैं, बाकी सारे। बट उसमें ये नहीं कहते कि ये ट्राइब ऊपर है या नीचे है, वो हायरार्की नहीं है। देखिए अलग होना डिफरेंस इज़ डिफरेंट देन बीइंग हायरार्किकल। तो हाँ, आपने कहा कि यहाँ आने के बाद ही कास्ट सिस्टम महसूस होता है। अब यहाँ पे तो हज़ारों वर्षों की परंपरा रही है। जैसे आपने बाबा साहब का भी कहा, तो बाबा साहब का पूरी लड़ाई, पूरी स्ट्रगल इसी परंपरा के विरोध में रहा है। कोशिश तो यही रहती है, कोशिश पिछले 80 साल से भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आने के बाद में कोशिश सारी की गई। 1955 में आपने अनटचेबिलिटी एक्ट को रिमूव किया, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में प्रोविज़न किया कि अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी। आपने अलग अलग तरीके कानून बनाए। 89 में आपने एट्रोसिटी एक्ट बनाया, ठीक है। एट्रोसिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बनाया आपने। एक्ट के भीतर आपने प्रोविजंस किए कि अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, गुनाह हो जाता है, तो उसको आप गजटेड ऑफिसर के से ही आप इन्वेस्टिगेट करोगे। कई स्टेट ने स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए। पर इस सब के बावजूद क्या हम ये कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गई है, या कास्ट सिस्टम से चलने वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है आदमी आदमी के भीतर वो ख़त्म हो गया है? वो नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई भी ये कह सकता है। तो कास्ट सिस्टम और उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो आज भी है, बड़े पैमाने पर है, ओवर्टली कोवर्टली है। इस बात को हम अगर कोई ये कहता है कि नहीं है, तो मुझे लगता है वो फिर आंखें बंद करके है। और या तो आप कोई आदमी सोया हो उसको उठा सकते हो, अगर सोने का नाटक ही कर रहे हो तो कैसे उठाओगे आप? कैसे जगाओगे? बिल्कुल आपने इस बात को माना है कि कास्ट सिस्टम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आप यूथ के आइकॉन्स है, काफ़ी हम अब कुछ देर पहले भी देख रहे थे कि काफ़ी यूथ आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, जितना भी समय हो सकता है आप देते हैं। तो जो अभी एनर्जेटिक यूथ है जो चाहता है कि सिविल सर्विसेज में आना है, उसे आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं? यूथ आइकॉन मैं खुद को नहीं समझूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी यूथ आइकॉन, पर मैं खुद को ये नहीं समझता हूँ। हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितना समय दे सकूँ लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने में, फिर वो यूथ हो या समाज के अलग विभिन्न अंग हो, अलग दर्जे के लोग हों, मैं सबसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और बात करने की कोशिश, उसमें एक कोशिश ये भी रहती है कि मैं खुद समझूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सारी चीज़ समझता हूँ तो गलत है वो, क्योंकि मैं जितना इंटरेक्ट करता हूँ उससे मैं खुद सीखते जाता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं। और जो एक छोटा अनुभव रहा है पिछले 20-22 सालों का सरकारी नौकरी का, और सरकारी नौकरी में रहते हुए जो दूसरा एक सामाजिक एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिला है, कोशिश ये रहती है कि एक पॉजिटिव वे में लोगों को मैं बात करते रहा हूँ। आपके सवाल का जो दूसरा भाग था कि सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, आज से लगभग 7-8 साल पहले जब मैंने एक्टिवली लोगों से बात करना शुरू किया था सामाजिक तौर पे, और अब तक भी मैं कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई सरकारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। और मानवीय बात है कि जो अम्बेडकराइट समाज है, हमारे रिसोर्सेज क्या है। जब कोई भी हम किसी समाज की बात करते हैं तो हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, दूसरा कोई रिसोर्स नहीं है। ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना दूसरा कोई नहीं। तो इंटेलेक्चुअल जो रिसोर्स है वही एक रिसोर्स है हमारा। और जब इंटेलेक्चुअल रिसोर्स हैं, जो बाबा साहब ने भी कहा था कि आप पढ़िए पहले, सबसे पहले, तो हमने पढ़ाई करने की कोशिश की।
और पढ़ने के बाद पिछले 50-60 सालों में हमने कोशिश की कि फिर इस पढ़ाई का उपयोग कहाँ होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो सरकारी प्रोविजंस थे, रिजर्वेशन प्रोविजंस थे, जिसके चलते आप सरकार का ही हिस्सा बने, अलग अलग कैटेगरी में हम सरकार का हिस्सा बनने की कोशिश की। और इस बात से बिल्कुल दो राय नहीं है कि सरकारी नौकरियों ने समाज का बहुत बड़े पैमाने पे लाभ पहुंचाया है, बेनिफिट भी पहुंचाया है। पर आज मुझे लगता है कि हमने कहीं ना कहीं इस बात को एक क्रिटिकल वे में एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमारे यूथ ने अपना कितना समय सरकारी नौकरियों के प्रिपरेशन में व्यतीत करना चाहिए। प्रिपरेशन अलग है, वो अलग टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है वो सारी अलग टॉपिक पे बात कर सकते हैं। बट मुझे लगता है आज के दौर में और भी कई ऑप्शंस हैं, कई स्किल्स हैं, कई स्किल्स जहाँ पे हमने देखने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरियों में अपने आप में एक लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशन मैं सिर्फ सरकारी नौकरी के दायरे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामाजिक तौर पे भी मुझे ये लगता है कि जो हमारा समाज 50 और 60 के दशक में जो था और जितना ज्वलंत वे में चीज़ों को महसूस करता था, मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं वो पैशन कहीं ना कहीं कम हो गया है। मैं गलत हो सकता हूँ पर मुझे वो फील होता है। और एक बहुत बड़ा कारण मुझे ये भी लगता है कि चूँकि आज बड़े पैमाने पे हम सब लोग सरकारी नौकरी में आ चुके हैं, हमारे पास में थोड़े बहुत रिसोर्सेस हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो आई थिंक वी आर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग दैट। खोने का जो डर है उससे कहीं ना कहीं जो हमारा पैशन है वो कम हो गया है। वो ठीक तौर पे मैं शायद प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे लगता है पहले खोने के लिए बहुत कुछ था नहीं, इसलिए हम ज़्यादा सेंसिटिव थे अपने हकों, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, अपने हक को लेकर लड़ने के लिए, सामाजिक हक के लिए। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं वो एक डर मुझे लग रहा है हमारे सोसाइटी में, और वो डर प्राइमरीली हमारे सरकारी अधिकारियों में वो डेफिनेटली है। आपने बात कही थी डर की, लास्ट टाइम अपने स्पीच में भी इस बात को जिक्र किया था। मुझे लगता है मैं आई होप आई एम रॉन्ग, पर मैं अभी भी अपने उसी मत पे मैं कायम हूँ कि वो डर कहीं ना कहीं है। और वो डर इतना छोटा डर है कि भाई मैं अगर नागपुर पोस्टेड हूँ, मैं किसी बैंक में काम कर रहा हूँ या किसी सरकारी महकमे में काम कर रहा हूँ, मैं नागपुर में पोस्टेड हूँ, मेरा एक कंफर्ट जोन यहाँ पे है, और मुझे यहाँ से हटा के कल मान लो किसी और ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया, हम इसी से डर जाते हैं। इसी से डरते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चूंकि नागालैंड में हूँ इसलिए मुझे इस बात से मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि हमारे सरकारी अधिकारियों में डर वहाँ से शुरू हो जाता है कि मैं नागपुर में एक पर्टिकुलर ब्रांच में हूँ, अगर कल मेरी इस ब्रांच से ट्रांसफ़र करके कहीं और जाए, और ये डर जहाँ आपके यहाँ पे शामिल हो जाता है ना, एज ए इंडिविजुअल और कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी, फिर शायद हम सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचने, इंडिविजुअल इस पे ज़्यादा आ जाते हैं। एग्जैक्टली। सर, मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह का एक देश में माहौल है, जैसा हमने डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कही, जितना संभव हो आप अपने तरीके से यूथ्स के लिए, बच्चों के लिए करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी भी करते हैं। हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, एक बेहतर भारत बनाने के लिए, जैसा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, आप जैसा आप तो नागालैंड में हैं, लेकिन हम बेहतर भारत बनाने के लिए प्रशासन और जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, इसने किस तरह से काम करना चाहिए? क्योंकि भारत में कहीं तो भी ऐसा नज़र आता है कि शायद कहीं भाईचारा टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर ऐसा भी लगता है कभी कभी कि जो असमानता है वो काफ़ी ज़्यादा व्याप्त होती जाती रही है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो ऐसे इस माहौल में जो हमारे महापुरुषों का सपना था, चाहे भगवान बुद्ध से लेके तो संत कबीर, संत रविदास से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक, तो इनकी जो सोच थी, क्या उस सोच के मुताबिक ही हमें आगे जाना चाहिए, या किस तरह के प्रयास हमने करने चाहिए? अमन जी, जो जिन महापुरुषों का आपने नाम लिया है, इन सब महापुरुषों ने मानवता, ये एक धर्म जिसमें कोई ऊपर नीच नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है। और मुझे लगता है ना सिर्फ भारत में, बाकी पूरे विश्व में भी जहाँ आपने लोगों को बांटने की कोशिश की, वहाँ पे हम विध्वंस के मार्ग पे जा रहे हैं। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जितने हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी के मुद्दे पर, कि सारे आदमी एक समान हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। और कोशिश भी वही रही है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की और एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हम सबको ट्रीट करें। प्रियम्बल की बात ही कहते हैं कि वी ऑल इंडियंस आर इक्वल, वी आर द पीपल ऑफ वी आर द पीपल।
पर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात आ जाती है और जिसका सोशल स्ट्रक्चर के साथ में जब कंपटीशन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी 80 साल पहले आया है। क्या ये मतलब है कि इसके पहले भारत में बिल्कुल ही मानवतावाद नहीं था? हम किसी भी रिलीजन की बात कर लीजिए, हर चीज़ में कोशिश रही है कि जो नेगेटिव चीज़ें थी उनको अलग किया जाए। ये समाज और ये देश पिछले हज़ारों वर्षों से है, यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते आए हैं। असमानता देखिए, कोशिश तो रहती है कि सब समान हो जाए, असमानता हर जगह रहती ही रहती है छोटे बड़े तौर पे। असमानता अलग चीज़ है, मैं वही कह रहा था, डिफरेंसेस अलग है और उन डिफरेंसेस के ऊपर आदमी को परखना वो अलग चीज़ें हैं। तो हमने, मुझे लगता है, उन बातों पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जहाँ पे आदमी आदमी के भीतर में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपने सवाल किया था क्या हमारे जो महापुरुषों थे वही रास्ता है? उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अमन जी। फॉर अ बेटर सोसाइटी, फॉर अ बेटर कंट्री, फॉर द बेटर वर्ल्ड, there is no other way but to treat everybody equal, but there is no other way but to treat every human being as a fellow brother, fellow sister. हाँ, इस सोच के अगेंस्ट में कुछ और दूसरे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि जिनकी समझ ये है कि आदमी को अलग अलग तौर पे बनाया गया है। पर बाबा साहब ने जो 1916 में कास्ट के ऊपर एक जो थीसिस लिखा था, उसमें भी कहा था कि अगर भारत की बात कर ले तो इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर इज़ अ मिक्स ऑफ मल्टी इथनिक, मल्टी रेशियल कल्चर। वी आर अ मिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलाइड पीपल, मंगोलॉइड पीपल, आर्यंस, द्रविडियंस, सारी चीज़ें हैं। मैं नागालैंड में काम करता हूँ। नागालैंड में 99% जो लोग हैं मंगोलॉइड स्टॉक से बिलोंग करते हैं। उनके रेशियल फीचर्स अलग हैं, उनके, अगर आपने जेनेटिक कंपोजिशन देख लिया, ह्यूमन जीनोम आपसे प्रोजेक्ट हुआ था, वो सारे अलग हैं, बट दे आर अल्टीमेटली पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। वी कैन नॉट से कि हम उनको अलग छोड़ के जाएंगे या ऐसा नहीं हो सकता। जब आप एक भारत की बात करते हैं तो भारत हम सब लोगों से बना हुआ है और हम सब लोगों को एक साथ ही आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। उसमें डिफरेंसेस से कि भाई मैं आपसे सुपीरियर हूँ किसी भी मामले में, दैट इज़ नॉट द वे अहेड। वी नेवर कैन गो अहेड विद दैट। राइट, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरह से सुपीरियर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को समझाया और युवाओं को भी काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। आपके पर्सनल लाइफ से भी काफ़ी इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि आज के युवाओं को, समाज को मिलेगी। आप हमारे बीच में अपना बहुमूल्य वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।